हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आपको हमारे सेशंस में मजा आ रहा होगा और सारे टॉपिक्स आपके एकदम क्लियर हो रहे होंगे और एग्जाम क्लियर होने से तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। तो बच्चों चलो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर यानी कि लिंग, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। आप हमेशा देखते होंगे कि आपको कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाए तो वहां पर पूछा जाता है क्या सेक्स है, मेल है, फीमेल है, आपसे जेंडर पूछा जाता है। तो आज जानेंगे इसी जेंडर टॉपिक के बारे में और जानेंगे कि क्या है एजुकेशन में इसका रोल, किस तरीके से ये कभी कभी रुकावट बन जाता है और किस तरीके से हमें इसे इम्प्रूव करना है ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम और एक बेहतर तरीके से सामने आ सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पढ़ते हैं जेंडर के बारे में। अच्छा, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये हमारा बच्चों जो सेशन है उसकी क्लास 21 अभी चल रही है। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है आपको वो सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे विजिट कर सकते हैं। प्लस ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि आपको क्या क्या फ्री कोर्स में प्रोवाइड करा जाएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं आज हम जेंडर के बारे में कि जेंडर क्या है। अब सबसे पहले तो आप हमेशा देखते होंगे कहीं पर पूछा जाता है आपका सेक्स क्या है, यानी कि आप मेल हैं, फीमेल है। कई जगह आपसे पूछा जाता है कि आपका जेंडर क्या है। तो आखिर जेंडर और सेक्स क्या सेम वर्ड है या फिर इनमें कुछ विभिन्नता है, यानी कि कुछ इनके बीच में डिफरेंशिएशन है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बच्चों जेंडर को भी हिंदी में लिंग बोला जाता है और सेक्स को भी हिंदी में लिंग बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों टर्म्स में कुछ डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस के ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जिसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी वो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सेक्स क्या है तो आप बताएंगे कि मेरा सेक्स मेल है या फिर फीमेल है, यानी कि जो आपको बायोलॉजिकली यानी कि जैविक आप क्या बने हैं, आप आदमी बने हैं या औरत बने हैं, तो वो चीज आती है सेक्स के अंदर। क्योंकि सेक्स कैसे बनता है बच्चों, क्रोमोसोम्स में मिलके बनता है। हमारे जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, सब अलग होते हैं। तो ये सब तो आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि बायोलॉजिकली आप कैसे हैं, जैविक रूप से आपका निर्माण किस प्रकार होता है, वो आता है सेक्स यानी कि लिंग के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ जेंडर के बारे में, तो जेंडर क्या है बच्चों, जेंडर दिमाग में होता है, ये आपको याद रखना है। सेक्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है या हमारे सेक्सुअल पार्ट्स जो है उनसे रिलेटेड है, लेकिन जेंडर एक दिमाग से रिलेटेड है कि हमारे दिमाग में क्या चीज बैठी हुई है, सोसाइटी के हिसाब से कौन आदमी है और कौन औरत है, क्या काम होंगे आदमी के यानी कि मेन के, क्या रोल्स हैं उनके और क्या रोल्स है वुमेन के। तो यानी कि सोसाइटी ने, हमारे समाज ने जो नियम बनाए हैं, हमारे समाज ने जो दो डिफरेंशिएशन किए हैं आदमी और औरत के बीच में, वो आता है जेंडर के बारे में। जैसे कि ये आदमी है तो इसको खाने में ये पसंद होगा, ये स्ट्रेंथ होती है, इसमें बहुत ताकत होती है, ये लंबे चौड़े होते हैं। दूसरी तरफ ये एक औरत है, इसे खाने में ये ज्यादा पसंद होगा, इनका फेवरेट कलर ये होता है, ये थोड़ी सी कोमल होती हैं, सभ्य होती हैं नेचर में। तो ये सब क्या है, हमारी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको मेजरली मैं बोलूं कि क्या डिफरेंशिएशन है, तो सेक्स आएगा बच्चों, बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है जो हमारे मेल और फीमेल के बीच में। और वहीं दूसरी तरफ जो जेंडर कॉन्सेप्ट है वो है सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि सामाजिक तौर पे जो रचना हुई है, समाज ने जो बनाया है मेल और फीमेल में अंतर, वो होता है जेंडर। अब एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा कि जेंडर क्या है, ये सीटेट में 2016 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हर साल जेंडर टॉपिक से सीटेट बोल लो या फिर आप आपके पीआरटी लेवल की बात कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो चलो क्वेश्चन की बात करते तो कैसे पूछेगा कि जेंडर क्या है। अब आपको ऑप्शन में बोल देगा ए ऑप्शन कि ये समाज से बना है यानी कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन यानी कि जैविक भिन्नता पे या फिर जैविक भत्ता पे बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऐसे भी कोई ऑप्शन दे देगा।
तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जेंडर में सीधा सीधा आंसर लगेगा सोशली कंस्ट्रक्टेड का, और अगर आपको पूछा जाए कि सेक्स क्या है, तो सेक्स में आपका आंसर लगेगा बच्चों बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का। यहाँ से क्लियर है कॉन्सेप्ट? दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आई होप सो अब आपको दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम में आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कोट है जो कि जुडिथ ने दिया था। क्या है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स आर नॉट बायोलॉजिकली फिक्स्ड बट सोशली कंस्ट्रक्टेड। क्या मतलब है? यानी कि आदमी के और औरत के जो रोल हैं, जो उनका काम है, ये भगवान ने मतलब बायोलॉजिकली फिक्स्ड नहीं किया। ये हमारे तय नहीं है पहले से, या किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ये आदमी है तो इसका ये काम है, ये औरत है तो ये इसका काम है। ये सारे नियम समाज के बनाए हुए हैं, यानी कि सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। इनमें बायोलॉजी का कोई रोल नहीं है। सारा का सारा ये योगदान जो है वो हमारी सोसाइटी को जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करें कि जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट समाज ने क्या बना दिया है। जेंडर को इतना बड़ा टॉपिक बना दिया है, भेदभाव इतना बड़ा कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो फीमेल पक्ष है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। देखो सारी टर्म्स कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। अब हम उन्हीं सब चीजों को समझेंगे। तो जो सबसे पहली टर्म है वो है बच्चों जेंडर रोल। जेंडर रोल यानी कि लिंग भूमिका। अब क्या रोल है आदमी के, क्या रोल है औरतों के। अब आप जैसे देख सकते हैं आपके सामने एक पिक्चर है, तो आदमी के वहां पे आपको क्या दिखाया? टाई दिखाई, यानी कि वो अपना ऑफिस जाएगा, काम करेगा, एयरप्लेन चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, पैसे कमाएगा, गेम्स खेलेगा। तो यानी कि यहाँ हमारे समाज ने क्या है, एक मेन के रोल ऑलरेडी फिक्स कर दिया है कि आदमी का ये काम होता है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स के में क्या है, खाना बनाएगी, केयर करेगी, प्लांट उगाएगी, ब्यूटी मतलब कि सजने संवरने का काम करेगी। तो ये सब क्या है, यहाँ पे औरतों के रोल फिक्स कर दिए हैं। तो सीधा सीधा क्या मतलब है, हमारे समाज ने आदमी और औरत के काम क्या है वो पहले ही फिक्स कर दिए हैं, और अगर कोई भी इनके विपरीत यानी कि अगेंस्ट में जाता है तो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम आदमी होके ये करते हो, अरे तुम औरत होके ये करते हो। तो कहीं ना कहीं ये सब फिक्स हो चुका है। अब बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप्स की, यानी कि लिंग संबंधी रूढ़ियां। रूढ़ियां मतलब जो चीज चलती आ रही है, मतलब पिछली सोच कह लो आप, ऐसे पिछड़ी सोच, मतलब कि जो माइंड में लोगों ने फिक्स कर ली है चीजें। अब जो ये जेंडर रोल बने हैं या फिर जेंडर इनइक्वालिटी है, उन्हीं सब चीजों से निकल के आती है ये लिंग संबंधी रूढ़ियां, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, वो भी कहीं ना कहीं जेंडर रोल से मेल खाता है। कैसे कि जिस तरीके से जेंडर रोल में सब कुछ फिक्स है कि ये आदमी का काम है, ये औरत का काम है, इस तरीके से स्टीरियोटाइप भी क्या है, एक माइंड में लोगों ने चीज फिक्स कर ली है कि जो आदमी है वो लॉजिकल होगा, यानी कि उसका दिमाग जो है बहुत बेहतर तरीके से चलेगा औरत के मुकाबले। आदमी को ज्यादा गुस्सा आएगा, आदमी ज्यादा अच्छी नीतियां यानी कि स्ट्रेटेजीज बना सकता है, आदमी इंडिपेंडेंट होता है यानी उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आदमी हमेशा जो है एक लेवल ऊपर रहेगा औरत से। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़िवाद सोच है जो माइंड में लोगों ने अपना ली है। वहीं बात करेगी फेमिनाइन के लिए क्या रूढ़िवाद सोच है कि जो औरतें होती हैं वो इमोशनल होती है, सबमिसिव यानी कि जो थोड़ा दब के रहती हैं। औरतों के अंदर बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है और औरतें बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर सकती हैं, फेथफुल हो सकती हैं। तो यानी क्या है, यहाँ पर भी ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, ये आदमी है ये ऐसे बिहेव करेगा, ये औरत है ये ऐसे बिहेव करेगी। तो यही है रूढ़िवादी सोच जो कि समाज में चलती आ रही है और आज भी कहीं हद तक ये चलती ही आ रही है। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैम क्लियर है। अब बात करेंगे अगली टर्म की, वो है बच्चों जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता। अब ये क्या है, जहां पर आप एक आदमी और एक औरत यानी कि एक बॉय और गर्ल को जब आप एक समान जगह पे रख दे, ना तो उसके आप रोल में कुछ डिफरेंशिएशन करें, ना ही उसके कामों में करें, ना ही उसकी सोच में करें, यानी कि जहां पर
आप दोनों को समान जगह पे रखें, वो कहलाता है जेंडर इक्वालिटी। और आज के टाइम पे जेंडर इक्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत हद तक हो चुकी है। औरतों को, फीमेल्स को बराबर का तबका मिलने लगा है, कहीं भी पीछे नहीं है। तो धीरे धीरे हमारे समाज में चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे जेंडर बाइस की। अब जेंडर बाइस क्या है? यानी कि पक्षपात करना, औरत और आदमी के बीच में भेदभाव करना, चाहे वो किसी के घर में हो, चाहे वो बाहर समाज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वह जहाँ वो काम कर रहे हैं, कहीं पर भी औरतों के खिलाफ थोड़ा सा पक्षपात करना, उनको थोड़ा सा नीचे रखना, वो कहलाता है जेंडर बाइस। अब जैसे देखेंगे घर में क्या होता है, पहले क्या चलता था कि जो लड़के हैं उन्हें तो स्कूल भी भेजा जाता था, मनपसंद चीजें भी खिलाई जाती थी, लेकिन जो लड़कियां पैदा होती थी कि बोलते थे स्कूल जाने की क्या जरूरत है, क्या करेगी पढ़ के। तो ये क्या है? ये जेंडर बाइस है एक तरीके से। अब हम बात करें समाज में, तो कई जगह कुछ जॉब्स के लिए अगर औरतें जाए तो कहते थे अरे तुम तो औरत हो, तुम तो ये काम नहीं कर सकती, ये काम तो सिर्फ आदमी कर सकता है, आदमी ज्यादा बेहतर ये काम करेंगे। तो ये भी एक पक्षपात करने का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारे समाज में जेंडर बायस चलता आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? सारी टर्म्स देखना कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेम है, निकल के मतलब सबका एक ही है कि कैसे भेदभाव होता है औरतों और आदमियों के बीच में। अब हम पढ़ेंगे कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से जेंडर बायस, यानी कि जिनकी वजह से लिंग पूर्वाग्रह होता है, उनके बीच में पक्षपात होता है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस फैक्टर्स का मतलब हमारे देखो धर्म में ना कहीं जगह चलती आ रही चीजें कि ये आदमी है तो ये बाहर जाके काम करेगा, ये पढ़ेगा, या फिर जो ये औरतें हैं ये घर में ही रहेंगी, घर का काम करने के लिए बनी है। तो कई जगह धर्मों में भी औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जेंडर बायस यानी कि पक्षपात होता है। दूसरा यहाँ पर है समझने के लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक समस्याएं। कई बार क्या होता है, किसी के 3-4 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैं, मान लो 2 लड़के हैं। अब उनकी जो आर्थिक स्थिति वो भी ठीक नहीं है, तो वो क्या सोचेंगे कि इन लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, ये तो एक दिन अपने घर ही चली जाएंगी, अब इन पे पैसा लगा के क्या करें हम, इससे अच्छा हम उन लड़कों को पढ़ाएंगे जो आगे चल के हमारा भविष्य बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, उनको सिर्फ घर में ही बंद करके रखते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं होती है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट आता है करिकुलम। अब आप क्या देखते हैं कि कई बार आप बुक्स में देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या होगा, पायलट के एग्जाम्पल में आदमी की फोटो होगी, टीचर के एग्जाम्पल में लेडी की फोटो होगी, कुक के एग्जाम्पल में लेडी की फोटो होगी, मैकेनिक के एग्जाम्पल में भी आदमी की फोटो होगी। तो क्या हुआ, हमारा करिकुलम भी कहीं ना कहीं जेंडर बायस ही तो है, पक्षपात ही तो कर रहा है। उसने भी तो रोल फिक्स कर दिए हैं कि आदमी देखो डॉक्टर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, और जो औरतें हैं वो टीचर बनती है, या फिर बैंक में काम करती है, या फिर कुक बनती है, घर का काम करती है। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारे पाठ्यक्रम में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिनकी वजह से जेंडर बायस की जो नॉलेज है वो बच्चों के माइंड में जाती है। इसके बाद बात करेंगे टीचर्स एक्सपेक्टेशंस की। कई बार एज अ टीचर हम में भी कमियां होती है। अब कैसे, हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये डेस्क इधर से उधर रखना है, तो हम लड़कों को बुलाएंगे, हम कभी भी लड़कियों को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में चीज फिक्स्ड है कि ये लड़का है, इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है, लड़की के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो ये हैवी काम नहीं कर सकती। अगर हमें कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना है तो हम अपनी क्लास में जो गर्ल्स हैं उनको बोलेंगे, क्योंकि ये चीज भी हमारे माइंड में फिक्स्ड है कि जो लड़कियां हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम ज्यादा बेहतर कर सकती हैं, लड़के तो खराब कर देंगे। तो कहीं ना कहीं टीचर की एक्सपेक्टेशंस बोल लो या फिर टीचर का माइंड बोल लो, ये भी जेंडर बाइस को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपको याद रखना है, एज अ टीचर आपको कभी भी बच्चों के ऐसे रोल फिक्स नहीं करने हैं। कोई भी काम है क्लास का वो लड़का भी कर सकता है और लड़कियां भी कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों अनएजुकेटेड पेरेंट्स, यानी कि जिनके माता पिता शिक्षित नहीं होते। अब वो शिक्षित नहीं है तो उन्हें अहमियत नहीं पता कि लड़कियों को पढ़ाने की कितनी ज़रूरत है, उनको भी घर से बाहर निकालना चाहिए, उनकी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो वहाँ पर भी जेंडर बायस हमें बहुत देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? 5 फैक्टर बिल्कुल क्लियर हैं, आपको बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। और पॉइंट्स क्या है कि अर्ली मैरिज, अभी मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स अगर अनएजुकेटेड है तो लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं। अब जल्दी शादी हो जाती है तो बेचारी घर चली जाती है, कई बार पढ़ने का मौका मिलता है, कई बार नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जेंडर बायस हो गया, यानी कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रखा गया आदमियों के मुकाबले। इसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल प्रॉब्लम, यानी कि सांस्कृतिक समस्या। कई बार क्या होता है, जिस तरीके से धर्म में ये चीज बनी हुई है उस तरीके से किसी न किसी के कल्चर में भी ये होता है कि औरतें जो हैं घर का काम ही करेंगी, औरतें जो है बाहर पढ़ेंगी नहीं, औरतें ये वाला काम नहीं कर सकती, ये तो आदमी है ये बाहर जाके काम करेगा, ये घर का काम क्यों कर रहा है। यानी कि कल्चर में भी चीजें फिक्स कर रखी हैं, जिसकी वजह से लिंग में पक्षपात होता है, यानी कि जेंडर बायस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। कहीं ना कहीं ये भी इससे ही लिंक्ड है। अब कैसे कि औरतों और आदमियों के बीच में इतना डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है कि अरे तू तो औरत है, ये तो लड़की है, ये क्या करेगी पढ़ के, ये क्या करेगी ऐसे, तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों घर में बैठे हो, तुम जाके बाहर काम करो। मतलब कि बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, जिसकी वजह से हमें जेंडर बायस यानी कि लिंग पक्षपात देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि मनोवैज्ञानिक। अब ये फैक्टर देखो बच्चों के माइंड से रिलेटेड है। अब हमने अपनी फैमिली में मान लो 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। उन्होंने हमेशा देखा है कि जो पापा है वो हमेशा ऑफिस जाते हैं और आके घर पे आराम करते हैं, खाना खाते हैं, मतलब घर में कोई काम नहीं करते। दूसरी तरफ हमारी मम्मी है जो पूरे दिन घर का काम करती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जाती, वो पैसे कमाने नहीं जाती, अर्न करने नहीं जाती। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बच्चों के माइंड में ये चीज फिक्स हो सकती है, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन सकती है कि लड़का क्या सोचेगा कि मैं भी पापा की तरह आदमी हूँ तो मैं भी बाहर जाऊंगा काम करने, मैं घर का काम नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की है वो अपनी माँ को देखकर ये सोच सकती है कि मेरी मम्मी भी घर में रहती है, मेरी मम्मी तो काम करने नहीं जाती बाहर, तो मैं भी सिर्फ घर का काम करूंगी, मैं बाहर जाऊंगी नहीं अर्न करने के लिए या पढ़ने नहीं जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, जब मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है तो मैं भी हाउसवाइफ बनूंगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों का माइंड सेट हो जाता है, ये साइकोलॉजिकली उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से जेंडर बायस बहुत देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी यानी कि किसी का व्यक्तित्व किस प्रकार से बना हुआ है। अब अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं तो यानी कि यहाँ पर क्या है, ये आदमी की पर्सनैलिटी है, ये स्ट्रांग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, रोते नहीं हैं। ये औरत हैं, ये जल्दी रो देती हैं, ये बहुत सिंपैथी वाली होती हैं, ये केयरिंग होती है। तो मतलब कि पर्सनैलिटी ऑलरेडी फिक्स कर दी है। अगर कोई भी अपनी पर्सनैलिटी के विरुद्ध जाएगा तो वहां पर लोग उसे पागल समझेंगे या समझेंगे उसके अंदर कुछ कमियां हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ, ऑलरेडी पर्सनैलिटी फिक्स्ड है, तो उसकी वजह से जेंडर बायस देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट मन में, कोई भी अगर है परेशानी तो पूछ लेना, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा दोबारा। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि जेंडर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, हमने जेंडर बायस भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हम एजुकेशन के थ्रू इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एकमात्र शिक्षा एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके थ्रू हम जितनी भी कुरीतियां चल रही हैं या फिर रूढ़िवाद सोच चल रही हैं उनको हम दबा सकते हैं और हमारे समाज को एक बेहतर जगह हम बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन के रोल के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है वो है बच्चों टीचर्स एटीट्यूड, यानी कि शिक्षक का रवैया। सबसे पहले क्या है, आपको अपना रवैया ठीक करना है, आपको अपने अंदर ये सारी चीजें लानी है कि मुझे बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करना, मुझे कोई रूढ़िवाद सोच नहीं रखनी, मुझे बच्चों के काम अलग अलग नहीं करने कि ये लड़का है तो ये काम कर सकता है, ये लड़की है तो ये काम करेगी। लड़के साइंस में ज़्यादा होशियार होते हैं, लड़कियां हिंदी में ज़्यादा होशियार होती हैं। मतलब सबसे पहले एज अ टीचर आप अपना रवैया, अपना एटीट्यूड बदलेंगे जेंडर को लेके कि जेंडर क्या है, सिर्फ दिमाग की सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेल फीमेल से भगवान ने अलग बनाया है, बाकी उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स। आपकी कोशिश क्या रहेगी एज अ टीचर कि आप अपने क्लास में बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करें। अगर मान लो उनके अंदर कोई रूढ़िवाद सोच है, अगर उनके अंदर ये मानना है कि ये लड़कियां हैं
ये फलाना काम नहीं कर सकती, ये लड़के हैं ये फलाना काम नहीं कर सकते। तो ये आपका काम है कि आप कैसे उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे, कैसे उसे नर्चर करेंगे कि बच्चों देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़का और लड़की बिल्कुल समान है। आप उनके अंदर ये वाली हैबिट्स को इनकलकेट करेंगे, यानी कि इन हैबिट्स का निर्माण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी कि आप बच्चों को एक ऐसा वातावरण देंगे जहां पर दोनों को समान जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, समान उनको जो है काम मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लड़कों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक ऐसा वातावरण जहां पे दोनों बराबर मिलकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक पायदान पे काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि आप अपनी क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज यानी गतिविधियों का निर्माण करेंगे जहां पर बच्चों के अंदर जेंडर बाइस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हट जाए। जैसे कि आपने बोला कि चलो आज हम डेस्क को कुछ अलग तरीके से क्लास में सेटअप करेंगे, हम राउंड शेप में सारे डेस्क लगाएंगे। तो आप सिर्फ लड़कों को नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे लड़के और लड़कियां, यानी कि मेरी पूरी क्लास मिलके आज डेस्क को नई शेप में लगाएगी। अब क्या हुआ, यहाँ पे सारे लड़के और लड़कियां दोनों इन्वॉल्व हो गए, यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा है कि लड़के और लड़की दोनों में स्ट्रेंथ बराबर होती है। इसके बाद अगर एक और एग्जांपल दूं मैं, तो आपने क्लास में रखा रंगोली कंपटीशन, तो आप सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि लड़कियां रंगोली बनाएंगी, लड़के जो है सजाने का काम करेंगे, पंखे सजाने का, साफ करने का काम करेंगे, नहीं। आप बोलेंगे सब बच्चे रंगोली बनाएंगे और चलो मैं देखती हूँ कि कौन बेहतर रंगोली बनाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लड़के और लड़की दोनों के माइंड में काम बात आई कि रंगोली बनाना सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है, वो हर कोई चाहे जेंडर में मेल है या फीमेल है वो ये काम कर सकता है। इसके बाद है रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एज अ टीचर आप बच्चों के अंदर भेदभाव की भावना को कम करेंगे। जैसे ही आपके अंदर आपके एटीट्यूड में, रवैये में चेंज आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे क्लास में, यानी कि एक समान रखेंगे बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। यहाँ से क्लियर है आपको ये पॉइंट्स कि आप एजुकेशन के थ्रू किस तरीके से जो है जेंडर बायस को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें अपने नेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो लड़के और लड़कियों दोनों को समान हमें अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, एक पायदान पे रखना होगा। क्योंकि ना तो लड़के लड़कियों से कम है, ना ही लड़कियां लड़कों से कम है, दोनों एक समान बराबर है। तो इसलिए हमें एजुकेशन में इसको और बढ़ावा देना है और ज़्यादा निखार के रखना है, क्योंकि एज अ टीचर ये हम पर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ तक आज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। इससे बाहर ना तो आपको गारंटेड पीआरटी में पूछा जाएगा, ना ही आपको किसी भी टेट में पूछा जाएगा। इतना आपके लिए बिल्कुल डाटा एप्ट है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलिए अब हमेशा की तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, देख लेते हैं कितने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, कितने बच्चे आंसर करते हैं। आजकल देख रही हूँ मतलब बच्चों के आंसर आने ही कम हो गए हैं, वीडियो तो देख लेते लेकिन आंसर नहीं करते। देखो आंसर किया करो, इससे क्या है आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन रहता है। मुझे भी लगता है चलो हाँ मैं बोल रही हूँ तो मेरे बच्चे वीडियो देख के आंसर कर रहे हैं, तो आंसर किया करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर का राउंड, यानी कि अपना पर्सनल कौन बनेगा क्विज़पति। तो पहला क्वेश्चन है आज आपके लिए कि आप एज अ टीचर फेवर करते हैं अपनी क्लास में कि जो बॉयज हैं वो मैथ्स में ज़्यादा ब्राइट होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो आप बताएंगे कि आपके माइंड में क्या सोच फिक्स है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पे जेंडर बायस हो रहा है। ऑप्शन बी, आपकी सोच जो है मोरालिस्टिक है, यानी कि मोरल्स पे बेस है, मूल्यों पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर लिंग पक्षपात। सी ऑप्शन है आपके लिए कि आप राइट माइंडेड हैं, यानी कि आपकी सोच बिल्कुल सही है। या फिर ऑप्शन डी है आपके लिए कि आप एथिकल हैं, यानी कि आप सही हैं, ठीक है। सही ऑप्शन आप आंसर में बताएंगे। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है कि जेंडर क्या है। ऑप्शन ए, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि जैविक रूप से बना हुआ है। ऑप्शन बी, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है।
यानी कि समाज से बना हुआ है, समाज ने इसकी रचना की है। ऑप्शन सी, ये एक इन्नेट क्वालिटी है, यानी कि ये एक सहज गुण है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि आप मानते हैं कि एक जेंडर, चाहे बोले कि मेल जेंडर जो है वो फीमेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यहाँ पर आपके मन में क्या बात है? आप मतलब क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे? आप जेंडर बाइस दर्शा रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप बता रहे हैं कि ये एकदम ट्रुथ है, ये सच है, या फिर ऑप्शन सी आप बता रहे हैं ये फेथ है, मतलब कि मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है। सही ऑप्शन बताएंगे आप आंसर का कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव होता है लिंग में वो क्या है? मतलब कि किसने बनाया है, फिर क्या है? ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, समाज के द्वारा बनाया हुआ है। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैविक रूप से ये बना हुआ है। ऑप्शन सी है ये एथिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि एकदम सही कॉन्सेप्ट है ये। ऑप्शन डी है या फिर ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये हमारे जो अर्थशास्त्र है उसके ऊपर बना हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आज के लिए 4 क्वेश्चन आपके, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और सारे के सारे बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं है ऐसे 3-4 बच्चे लिमिटेड हैं वो ही आंसर करते हैं, यहाँ पर सब बच्चों को इनके आंसर करने हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है, चैनल और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और हमेशा की तरह शेयर करें। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अब अगले क्लास में और पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स जो आपके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।